नमस्ते, मैं उत्सव आप सभी का मेरे चैनल यानी मध्य प्रदेश खोज में स्वागत करता हूँ। राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़ी सारी वीडियो यहाँ आपको मिलेंगी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पसंद आने पर लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है भारतीय संविधान इतिहास का पार्ट 5। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया कि किस प्रकार अलग अलग एक्टों के तहत, अलग अलग अधिनियमों के तहत भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने 1773 से लेके 1781, 1784 व 1786 अलग अलग अधिनियम देखे। इसके बाद हमने कुछ प्रमुख चार्टर अधिनियम देखे, चार्टर एक्ट देखे, जो कुल 3 थे। इसमें पहला था 1793 का, दूसरा था 1813 का, तीसरा चार्टर्ड अधिनियम जो था 1833 का, तथा चौथा और अंतिम चार्टर्ड अधिनियम 1853 का। इन चार्टर्ड अधिनियमों के द्वारा भारतीय संविधान में अलग अलग समय पर अलग अलग कानूनी व्यवस्थाओं को लागू किया, जिनको वर्तमान में भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब इनके इतिहास के पीछे भी इन एक्टों के इतिहास के पीछे भी अलग अलग कहानी थी। जिस प्रकार से इन एक्टों या नियम या कानूनों को भारत में लागू किया गया, जिसका पालन वहां के नागरिकों को करना था। अब यह नागरिकों को पालन तो करना था, लेकिन क्या यह उनके मन का नियम था? यह उनको किसी प्रकार से सोचने, समझने या बताने के लिए, अपने प्रतिनिधित्व को समझाने के लिए, एक प्रकार से हम बोलें तो कोई आज़ादी प्राप्त नहीं थी, जिसके कारण इन नागरिकों ने इन एक्टों का विरोध किया। परिणाम स्वरूप निकला 1857 की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, जो है भारत शासन अधिनियम 1858। इससे पहले की एक कुछ कहानी है, जो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि 1858 का अधिनियम लाना तथा भारत में डायरेक्ट क्राउन शासन स्थापित करने के पीछे मुख्य कारण। अभी तक हमने इनकी मुख्य भूमिकाएं पढ़ ली कि हमने किस प्रकार कौन कौन से एक्ट भारत में लागू हुए अंग्रेजों द्वारा, तथा उन एक्टों का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय नागरिकों के ऊपर, और उससे उन नागरिकों के प्रभाव के कारण क्या विषय निकल के आया। तो सबसे पहले जानेंगे 1858 अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम के पहले की क्रांति, अर्थात 1857 की क्रांति। तो हुआ यूं कि 1853 का आखिरी चार्टर्ड अधिनियम पारित हो गया। उसमें कई प्रमुख नियम पारित किए गए, जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल, आपके बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर अब सीधे सीधे भारत के गवर्नर जनरल को प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें गवर्नर का पद इनका समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और अब होने क्या लगा
कि यह लोग अपना फायदा देखने लगे, अपना लाभ देखने लगे। उसका निष्कर्ष यह निकला कि लोगों का शोषण होने लगा, और वह भी अलग अलग स्तर पर। ठीक है, तो वर्ष 1857 दिनांक 10 व 11 मई को हुआ सैन्य विद्रोह। क्या होता है? 10 मई को होता है सैन्य विद्रोह, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासन की नींव भारत में हिल जाती है। ठीक है, ब्रिटिश शासन की जो नींव थी भारत में, वह पूरी तरह से हिल जाती है, और उसका परिणाम यह निकलता है कि जो ब्रिटिश में बैठी संसद है, अब वह ब्रिटिश में शासन करने वाली कंपनी से शासन को छीन लेता है, शासन को अपने पास वापस ले लेता है। तो आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो पॉइंट है नोट करने के लिए आप नोट करते जाइए, यह पॉइंट यहाँ नहीं दिया गया है, आप लिख लीजिएगा कि वर्ष 1857 में 10 से 11 मई को पूरे भारत में सैन्य विद्रोह के कारण भारत में कंपनी के शासन को कमजोर कर दिया। ठीक है, इसके बाद इस सिपाही विद्रोह का जो मुख्य कारण था, जो शोषण होना था, वह क्या कारण था कि सामाजिक आपका राजनीतिक और सबसे प्रमुख आर्थिक, यह तीनों कारण थे, जिसको समझाने में मैं समय व्यतीत नहीं करूंगा। अभी तक लगभग सारे पीएससी कैंडिडेट एस्पिरेंट जितने भी हैं, उनको इतना तो मालूम होगा कि सामाजिक शोषण भारत का 1857 से पहले किस प्रकार हो रहा था, 1857 से पहले राजनीतिक शोषण किस प्रकार किया गया था, तथा 1857 से पहले आर्थिक शोषण किस प्रकार किया गया था, और जो निरंतर चलता ही गया। यह बदला नहीं, मात्र बदला गद्दी में बैठने वाला शासन। पहले कर रहा था कंपनी, उसके बाद आई रानी, मतलब पहले तो गीदड़ खा रहे थे, फिर खाने के लिए लकड़बग्घे भी आ गए। ठीक है, इसके बाद हुआ कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया, क्या कहलाया आपका? फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। ये जो है आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। इसके बाद ब्रिटिश राजशाही ने कंपनी का पूरा अधिकार ले लिया और पूरे भारत में सीधे ब्रिटिश ताज का शासन चलने लगा। अब क्या हुआ? ब्रिटिश ताज का शासन चलने लगा पूरे भारत में। इसके बाद कानून व्यवस्था तथा अपना शासन भारत में फिर से स्थापित करने के लिए नए कानूनों का अधिनियम पारित किया, है ना, नए कानून और नए अधिनियम पारित किए। अब तक आपने देखा कि कैसे 1857 की क्रांति हुई, अलग अलग समय पे अलग अलग शोषणों से जो क्रांति उभरी, जिसको नाम दिया गया सैन्य क्रांति, सैन्य विद्रोह, जिसकी डेट थी 10 मई 1857, या है ना। तो इसके बाद ब्रिटिश राजशाही ने इसको अपने अधीन ले लिया व कंपनी को निष्कासित कर दिया। इसके बाद
अब हम आएंगे अपने पॉइंट में कि जो पहला पॉइंट क्या कहता है, जो हमने कहानी बताई अभी तक, कि सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनर्वृत्ति को रोकना था। हमने 1857 की कहानी आपको समझा दी कि क्यों हुआ विद्रोह, तथा उसके बाद ब्रिटिश राजशाही ने अपने अपने अधीन ले लिया भारत का शासन तथा कंपनी के अधिकार को अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने नए कानून, नए अधिनियमों को लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य पुनर्वृत्ति को रोकना था, जो पुरानी घटना हुई थी उनको रोकना था, तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत के उपयोग ब्रिटिश उपनिवेशकों के हित में करना था। उनका मैंने सीधा सीधा कारण बता दिया कि पहले आए लोमड़ी, फिर आई लकड़बग्घी। दोनों का मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ भारत से लाभ और धन कमाना था। क्या क्या? लाभ और धन कमाना था। इनको कोई लेना देना नहीं था भारत की व्यवस्था और कानून से। इसके साथ कानून व्यवस्था तथा अपना शासन भारत में फिर से स्थापित कर लिया इन्होंने। अब इस अधिनियम की कुछ और भी बातें थी, जैसे कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अलग से इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अलग से शासन था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब उससे शासन लेकर महारानी। इस अधिनियम में बहुत सारी विशेषताएं थी जो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। अब भारत शासन अधिनियम के बाद से 1857 की क्रांति के बाद से मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। अब आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत में ताज का शासन। क्या डाल लेंगे आप हेडिंग में? भारत में ताज का शासन। उसके बाद आपको लिखना है यह पॉइंट, ठीक है, जो सीधा हूबहू आपको उतार लेना है, जो आपके 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। आपको इसके अलावा अन्य और कुछ नहीं लिखना है। जैसा कि मैंने अपने सर और जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनसे मैंने ज्ञान लिया है, उतने उन्हों के अनुसार यह काफी है, ठीक है। अब आते हैं अधिनियम की कुछ विशेषताओं पर। जैसे कि पहली विशेषता है कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जैसे मैंने बताया कि राजशाही अर्थात वहां की रानी विक्टोरिया प्रथम के हाथों में यह शासन चला गया। और अब जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के बाद से भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में वायसराय नाम से नए पद का सृजन किया गया, जो सीधे सीधे ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। क्या था? प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था ब्रिटिश ताज का। और जो ब्रिटिश ताज मतलब महारानी विक्टोरिया। इसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग थे वह भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग आपके लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। और यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। क्या थे? आखिरी आपके अंतिम गवर्नर जनरल।
अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तथा इसके साथ प्रथम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और निर्देशक कोर्ट अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर भारत में द्वय शासन प्रणाली का अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों का। जो कंट्रोलर था वह प्रशासन का काम करता था तथा जो डायरेक्टर था वह विधि निर्माण का कार्य करता था। इन दोनों व्यवस्थाओं को ब्रिटिश क्राउन ने सीधे सीधे इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया। इसके बाद एक नए पद का सृजन और किया जिसे भारत के राज्य सचिव का नाम दिया गया। क्या नाम दिया? भारत का राज्य सचिव। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सृजन किया, जिसमें भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। अर्थात वह आपके भारत वाइस बराबर के पद बोल देंगे। जितना अधिकार भारत के वायसराय को था उतना ही अधिकार भारत के राज्य सचिव को भी था। तो हमने अभी तक देखा दोनों की ताकत और नियंत्रण के अधिकारों को, जिसमें वायसराय के पास भी वही अधिकार थे, लेकिन जो भारत का राज्य सचिव था जिसे नियुक्त किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा, क्योंकि जो यह सचिव था ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य भी था। क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य भी था। जो ब्रिटिश संसद थी उसके प्रति वह उत्तरदायी भी था। जो भारत का राज्य सचिव था वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था तथा इसके पास सारी नियंत्रण की शक्तियां निहित थी, जो शक्तियां वायसराय के पास थी। लेकिन इसके निर्णय और जो भारत के राज्य सचिव के निर्णय और भारत के वायसराय के निर्णय थे उनमें अलग अलग कार्य करने की क्षमता थी। जिस प्रकार भारत का वायसराय निर्णय लेता था भारत के प्रति और उन निर्णयों का उन्मूलन करना या उनमें कुछ सलाह मशवरा देना कार्य था भारत के सचिव का, और उनको प्रेजेंट करना था ब्रिटिश संसद में, और वह ही उत्तरदायी था उन निर्णयों का। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि भारत का सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक और भारत परिषद मतलब इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। अब जो कार्य था वह यह था कि भारत प्रशासन को चलाने के लिए नए पद का सृजन कर दिया, जैसे भारत के राज्य सचिव का, तथा इसके साथ इसको संपूर्ण नियंत्रण दे दिया। ठीक। अब उसकी मदद के लिए इन्होंने एक और चीज का सृजन कर दिया, वह था इंडियन काउंसिल का। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य यह था कि इस परिषद का मुख्य कार्य कि भारत सचिव को भारत के प्रशासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। क्या था? परामर्श और सहायता देना था यह भारत परिषद को। अब यह अगले अधिनियम में बताया जाएगा कि किस प्रकार भारत परिषद में कौन कौन 15 सदस्य होंगे। ठीक है। इसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, कौन कौन सी? अर्थव्यवस्था
और अखिल भारतीय सेवाएं जो थी, इनके विषय में भारत सचिव और भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। क्या था? बाध्य था। इसके बाद अन्य एक और भी चीज थी कि सभी विषयों पर वह उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था। जो सचिव था वो इंडियन काउंसिल मतलब आपका भारत परिषद की राय को मानने से मना भी कर सकता था। उसने अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भी बनाई, जिसे उसने प्रस्तुत किया ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद के सत्र में उसने इसको प्रस्तुत किया और अलग अलग समय पर अलग अलग बनी जितनी भी विधियां थी, कानून था या लिए गए निर्णय जो भारत के वायसराय द्वारा लिए गए हों, चाहे भारत के सचिव द्वारा लिए गए हों, उन सब की रिपोर्ट बनाई। उस सबका लेखा जोखा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। किसने? भारत के राज्य सचिव ने इसको किया। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश संसद में इस रिपोर्ट को पेश किया और पेश करने के बाद संसद के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ता था इसको। अब क्या था कि अब इस रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से इसको प्रेजेंट करना पड़ता था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षित वर्ग क्या कहते हैं इसको? अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। दोहराता हूं, मैग्ना कार्टा एक प्रकार का संविधान है जो ब्रिटिश में 13वीं शताब्दी में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जो था इसका मुख्य उद्देश्य 13वीं शताब्दी में लागू होने के बाद इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक विधि निर्माण में लोगों की राय ली जाए, लेकिन जो लोग थे वो मात्र कुछ गिने चुने या रईस वर्ग या उच्च वर्ग के लोग थे। उसी की तर्ज में भारत के शिक्षित वर्ग ने भी इस अधिनियम को एक प्रकार का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि इस भारत परिषद में जो 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई उसमें मात्र बड़े वर्गों या उच्च वर्गों को ही लिया गया, मतलब इसमें भारत में आम जनों को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद इस अधिनियम में दो सबसे प्रमुख बात हुई। इस अधिनियम में सबसे प्रमुख बात हुई, इसको आप नोट डालें साइड में और नोट करें। सबसे पहला वह यह कि इस अधिनियम के बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। इसके बाद जो आखिरी मुगल बादशाह थे, कौन थे आपके आखिरी मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन? बहादुर शाह दूसरे जो थे, दूसरे नंबर के, उनको कैद करके मुगल बादशाह के पद को समाप्त करके इनको कहां भेज दिया? रंगून। कहां भेज दिया? इनकी मृत्यु 7 नवंबर
कहाँ पर? 7 नवंबर 1862 में हो गई। इनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 में हो गई। कहाँ पे? रंगून, वर्तमान में म्यांमार। कहाँ पे? म्यांमार में। आज भी वहां पर इनकी कब्र बनी हुई है म्यांमार में। आप कभी जाएंगे म्यांमार तो वहां बहादुर शाह जफर की कब्र को जरूर देखिएगा। अंतिम पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि 7 अप्रैल एक और डेट है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डालिए, जो 7 अप्रैल 1860 को प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया गया। किसको? बजट प्रस्तुत किया गया, जो वित्त परिषद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? वित्तीय परिषद के द्वारा किया गया। और इस वित्त परिषद के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए जो प्रतिनिधि थे वह थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, ठीक है। ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको इन महत्वपूर्ण पदों के बाद लिखना था। इसके बाद एक अलग से नोट है कि 1861, 1892 और 1909 ये 3 मुख्य वर्ष हैं जिसमें भारत परिषद अधिनियमों को लागू किया गया तथा 1857 की महान क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा था कि अब भारत में हमारा शासन चलाने के लिए अब हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो चलाने के लिए हमको भारतीय परिषद अधिनियम लागू करना आवश्यक है तथा इसमें भारतीयों की सहायता ली गई। जैसे मैंने बताया कि भारत परिषद का गठन किया जिसमें भारतीयों की सहायता ली, जिसको अगले अधिनियमों में मैं बताऊंगा कि कौन कौन इसमें शामिल हुए तथा कुल 15 सदस्यों को इसमें चुना गया। तो यह था आज का भारत शासन, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।